इन्फ्लेशन, बूम, हाइक, बूस्ट, बिल्डअप, महंगाई, ये सब एक ही चीज़ें हैं और आज हम लोग इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। Reserve is raising the Fed is interest set rate. to raise interest rates. Highest inflation in 40 years. Assalamualaikum, my name is Abdullah Furran and you are watching Political Thoughts. इन्फ्लेशन, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम इस चीज़ से जो है वो नावाकिफ़ नहीं हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर किस कदर इन्फ्लेशन हो रही है और ग्लोबली भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो हम स्टार्टिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझेंगे ताकि हमें इन्फ्लेशन समझ आ सके और फिर हम देखेंगे कि आपका जो है वो ग्लोबली महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है अलग अलग चीज़ों की। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो समझना पड़ेगा वो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है और ये हर फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब किसी फर्ज मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपके मार्केट के अंदर 10 किलो एप्पल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको ख़रीदने के लिए जो है वो 10 लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर। अब आपके जो है 1 किलो एप्पल की प्राइस जो है वो 10 रुपये डिटरमिन हो गई। अब एकदम से सडनली क्या हुआ, फर्ज करें जैसा हमारे अभी पाकिस्तान में हुआ है कि फ्लड्स आ गए और आपकी जो 10 केजी प्रोडक्शन हो रही थी आपके एप्पल्स की, वो प्रोडक्शन कम होकर कितनी रह गई, सिर्फ 2 केजीज प्रोडक्शन रह गई और आपके अभी भी खरीदने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं जो अभी भी आपके एप्पल्स खरीदने वाले मौजूद हैं। आपकी डिमांड वहीं रही, आपकी सप्लाई कम हो गई। तो आप इस डिमांड को जो है वो कोप अप करने के लिए फिर मार्केट के लोग क्या करते हैं, वो प्राइसेस हाई कर देते हैं क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो कम होते रहेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सप्लाई डिमांड का हो गया। सप्लाई डिमांड, आप सप्लाई इंक्रीज करें, डिमांड वहीं पे रुकी हुई है, आपकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। आपकी डिमांड किसी भी वजह से इंक्रीज होती है, आपकी सप्लाई उतनी रहती है, कम हो जाती है, तो आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये बेसिक जो है वो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है और यही जो है आपके पैसों के ऊपर भी अप्लाई होता है कि इकोनॉमी के अंदर जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा पैसे की वैल्यू कम होगी और उतनी ज़्यादा जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होंगी। इसी तरह जितना कम पैसा होगा इकोनॉमी के अंदर उतनी ही आपके सस्ती होंगी गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो एक इनएविटेबल जैसी चीज़ है। तो इन्फ्लेशन की बुकिश डेफिनेशन जो है वो इन्फ्लेशन इज व्हेन देयर इज मोर मनी इन इकोनॉमी देन स्टफ टू स्पेंड इन, यानी कि इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा हो लेकिन उतनी गुड्स ना हो जितने आपके पास जो है वो पैसा है। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, पैसा डीवैल्यू होगा और आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो पैसे की वैल्यू कम होने की वजह से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लें कि एक विलेज है और वहाँ पे सिर्फ एक आपकी जो है वो शॉप है और उस एक शॉप की वजह से जो है मैं आपको जो है वो इन्फ्लेशन एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये तो आपकी बुकिश नॉलेज हो गई। इन्फ्लेशन जो है वो आप वो इमेजिन करें कि एक विलेज है और उस एक पूरे विलेज के अंदर सिर्फ एक मार्ट है और वही बंदा जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वही बंदा जो है वो चीज़ें सेल करता है। आप इमेजिन करें कि आपका किसी भी वजह से लोगों के पास जो है वो ज़्यादा पैसा आ गया। इसकी एग्जांपल आपका इंटरेस्ट रेट है कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो जहाँ 8 to 9% था वो गवर्नमेंट ने किसी वजह से इंटरेस्ट रेट 1 to 2% कर दिया ताकि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। तो लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक से लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न के अंदर बहुत कम शरह सूद के ऊपर वो पैसा रिटर्न करना है। तो पैसा जो है वो बहुत कम अपने रेशो से वो लेंगे बैंक से। तो लोग क्या करेंगे कि आपका जो है वो पैसा बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे लेंगे और उनको फजूल चीज़ों में, या फजूल तो नहीं लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ों के अंदर वो खर्च करना शुरू करेंगे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे कि एक बंदा जिसके पास जो है वो एक फैक्ट्री है, आपका इंटरेस्ट रेट कम है, वो आपके बैंक से लोन लेगा एक दूसरी इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो इससे होगा क्या, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन इसका मसला ये होता है कि अगर ज़्यादा लोग जो है वो बैंक से पैसा लें और पैसा लेके ज़्यादा स्पेंड करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको सप्लाई और डिमांड में समझाया था
कि आपकी सप्लाई जो है वो एक लिमिटेड है, लेकिन आप क्योंकि बैंक ज़्यादा पैसे दे रहा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपकी जो है वो गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई और सप्लाई अपनी जगह पे है। तो वो मार्ट वाला क्या करेगा, वो खुद ब खुद जो है वो प्राइसेस इंक्रीज कर देगा। इसी में आपके जितने भी विलेजर्स हैं वो आपकी पूरे कंट्रीमैन हैं, और आपका मार्ट जो है वो पूरी आपकी एक इंडस्ट्री है, जो पूरी आपकी एक मार्केट है, जिसके अंदर आपका जो है वो एक तरीके से हमारे साथ खेलते हैं। सॉरी, इस पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर हम लोग जो विलेजर्स हैं वो आपकी पूरी जो है मुल्क की पॉपुलेशन है, और आपका एक मार्ट जो है वो मार्केट है। सही है। तो अब क्योंकि ज़्यादा आपके पास जो है वो डिमांड ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी-थोड़ी डोज़ इन्फ्लेशन की, जैसे 2 to 3% मैक्सिमम एक अच्छी इन्फ्लेशन मानी जाती है, और एक इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी होती है। सही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो इकोनॉमी आपकी जो है वो डिप्रेशन में जा सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपका सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो आपकी इंटरेस्ट रेट को हाई कर देता है। इंटरेस्ट रेट को हाई करता है कि तो वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम फिर सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, ताकि लोग जो ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो अपना हाथ वहाँ से रोक के ज़्यादा पैसा बैंक्स के अंदर रखें, और बैंक क्या करता है वो उनको जो है वो शरह सूद पे वो ज़्यादा शरह सूद पे जो है वो लोन देता है, किसको, इंडस्ट्रीज वगैरह को। अब देखें हम एग्जांपल को जो है वो कंटिन्यू करते हैं कि विलेजर्स के पास जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा आया था, उन्होंने वो जो है ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई थी। और मैंने आपको पहले सप्लाई और डिमांड की डेफिनेशन में समझाया था कि जैसे डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई अगर अपनी जगह कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो इसके आप जो है वो सेंट्रल बैंक बीच में आके खड़ा हो जाता है। सेंट्रल बैंक आपके नॉर्मल बैंक्स की तरह नहीं होता कि आपको वो पैसे लैंड करे और उस पे जो है वो इंटरेस्ट कमाए। सेंट्रल बैंक एटलीस्ट वो लोग ये कहते हैं कि वो आपकी एक तरीके से इकोनॉमी को बेबीसिट करता है, और आपकी इकोनॉमी का ख्याल रखता है, और ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा ग्रो भी नहीं होने देता, ना ज़्यादा उसको जो है वो डिप्रेशन में जाने देता है। तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक तमाम बैंक्स को बोलेगा कि भाई अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो आप इंक्रीज करें, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे, वो लोग जो अपना पैसा खर्च कर रहे थे, कोई नई गाड़ी खरीद रहे थे, आपकी जो है ना एक्सपेंसिव आइटम्स खरीद रहे थे, वो अपना पैसा वहां से होल्ड करेंगे। वो लोग बैंक्स में जो है वो फिक्स डिपॉजिट या आपका एटलीस्ट सेविंग अकाउंट्स के अंदर वो पैसे रखने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको ये बात पता चल जाएगी कि भाई मुझे जो है वो ज़्यादा रिटर्न में जो है वो सूद के साथ पैसा मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आप जो है ना छोटा सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट रेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं है, तो लोग अपना पैसा जो है वो बैंक के अंदर नहीं रखेंगे। सेंट्रल बैंक आया, सेंट्रल बैंक ने जो है वो कहा कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ, और सारे लोगों ने जो है वो पैसा बैंक्स के अंदर, सारे तो नहीं लेकिन आपकी मेजॉरिटी ने जो है वो आइडियल सिचुएशन के अंदर पैसा बैंक के अंदर रखना शुरू कर दिया। अब बैंक्स ने क्या किया, वो पैसा आगे दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनको पैसे की जरूरत थी उस टाइम पे, उनको वो पैसा लैंड करना शुरू किया। अब उन्होंने वो पैसा दिया, तो लोगों ने क्या किया कि अब वो जो विलेज का जो शॉपकीपर था, उसने क्या किया, अपना एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगा लिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा आ रही थी। उसने जो है वो प्राइसेस इंक्रीज करने की कोशिश की, उसने प्राइसेस इंक्रीज करी, लेकिन उससे भी डिमांड कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर उसको जो है बैंक से लोन लेना पड़ा एक नया प्लांट लगाने के लिए, ताकि वो डिमांड के साथ जो है वो मैच कर सके डिमांड और सप्लाई को। उसने वहाँ पे एम्प्लॉयज रखे, उसने उनको सैलरीज वगैरह पे करी, जिससे इकोनॉमी एक ग्रोथ की तरफ गई। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो लोगों ने अपना सारा पैसा जो है वो बैंक्स के अंदर रख दिया, तो लोगों के पास जो है वो पैसा स्पेंड करने को नहीं बचा, या एटलीस्ट उनके बेसिक नीड्स का पैसा था, उनके पास ऊपर का जो है वो पैसा नहीं था लोगों के पास जो है। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे, लोगों ने अपना पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के अंदर रखवाया था। अब लोगों के पास पैसा नहीं बचा कि वो जो है उस शॉपकीपर से पैसे, वो गुड्स एंड सर्विसेज
खरीद सकें। अब क्या होगा, आपका जो है वो डिमांड डिक्रीज़ होना शुरू होगी और इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन और रिसेशन, सॉरी। और रिसेशन अगर एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो आपका जो है वो डिप्रेशन आ जाता है। जैसे कि 2008 के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आपकी पूरी दुनिया के अंदर नज़र आया था। ये आपका बेसिकली जो है वो टोटल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को ऊपर या नीचे करने में और आपका जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपका जो है वो इन्फ्लेशन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्यों आया। 2020 के अंदर जब कोविड-19 आया तो उससे हुआ ये कि आपकी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, आपकी ट्रेड होती हैं, पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। तो कोविड-19 की वजह से हर चीज़ लॉकडाउन में चले गए। आपकी यूरोपियन गवर्नमेंट्स और आपकी अमेरिका वगैरह ने क्या किया कि लोगों को जो है वो आई थिंक सो $1400 के जो है वो चेक्स देना शुरू किए ताकि लोग घबराएं ना और अपनी स्पेंडिंग जारी रखें ताकि इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल में ना चले जाए। लेकिन उससे हुआ क्या कि जिन लोगों ने अपनी जॉब्स लूज नहीं की थी उनके पास भी जो है वो पैसा आया, उन्होंने अपनी स्पेंडिंग शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें शट डाउन थी, प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही थी और जो प्रोडक्शन हो भी रही थी उनको आपका ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम के तहत पहुंचाना था। क्योंकि आपको ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा लोड था तो आपकी डिलीवरीज भी स्लो हो रही थी। इन शॉर्ट आपकी जो है वो सप्लाई कम हो गई, लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसा था, डिमांड जो है वो चीज़ों की इंक्रीज होती रही, जिसकी वजह से आपका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिला। हमारा कोविड थोड़ा सा जो है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपकी रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से अगेन आपका जो है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सबटाज हो गई और उसकी वजह से हुआ क्या कि आपकी फिर से ग्लोबल चेन्स जो है वो स्टॉप हुई और उसकी वजह से जितना भी आपकी इकोनॉमी के अंदर वो सप्लाई चेन्स थी वो डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी फिर से सप्लाई कम हो गई और आपकी जो है वो डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से चीज़ों की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। और वो चीज़ों की वैल्यू क्यों बढ़ी, ताकि लोग जो है वो चीज़ें कम से कम खरीदें। ये आपकी जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन की वजूहात थी। इसके अंदर फिर आपके ऑयल प्राइसेस वगैरह के अंदर इंक्रीज, क्योंकि आपकी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे यूके वगैरह के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी प्राइसेस, आपकी बेसिक कमोडिटीज़ वगैरह की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑयल जो है वो एक तरीके से पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बेसिक जो है रोल प्ले करता है। फर्ज करें अगर आपका जो है ऑयल के बैरल्स की प्राइस हाई होती है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और रूरल एरियाज के अंदर जो है वो स्पेशली गांव देहातों के अंदर इन्फ्लेशन और ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे गुड्स पहुँचाना और महंगा पड़ता है और जो है ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है, जिसकी वजह से और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपकी मेजॉरिटी प्रोडक्शन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपकी तेल से ही होती है। ये आपका जो है वो एक बेसिक ओवरव्यू जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी का आ गया। इसके अंदर जो है वो अब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव के पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों हो रही है। पाकिस्तान का सबसे पहला जो है, एक मिसाल से मैं आपको पाकिस्तान का पूरा जो है पर्सपेक्टिव समझाता हूँ। फर्ज करें कि एक घर है और एक घर के अंदर जो है उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। गवर्नमेंट के जो है वो मोस्टली दो तरीके होते हैं कमाने के और दो जगहें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करती है। गवर्नमेंट के कमाने का पहला तरीका तो और सबसे मेजर तरीका होता है टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट हमारी जो है सेल्स टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, हम पे इनकम टैक्सेस लगाती है। हमारी चीज़ें खरीदने पे, हम इवन घर खरीदें, हम चीज़ें इंपोर्ट करें, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करती है, हम पे टैक्स लगाती है। दूसरा आपके फाइन्स वगैरह, कि आपका कोई चालान होता है या आपका जो है केस में आप कोई कोर्ट से केस हार गए, उसमें आपको जो है वो कोई कंपनसेशन देनी पड़ गई, तो उसका जितना भी पैसा होता है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जिसमें टैक्स रेवेन्यूज और आपके फाइन्स वगैरह रेवेन्यूज आ गए। उसका गवर्नमेंट के पास दो जगहें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है।
एक आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है जैसे रोड बना रही है, गवर्नमेंट आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से जो है आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, लोग जो है वो कम से कम बेसिक नीड्स पे स्पेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूसरी चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरे आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो आपके मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह होती हैं, और आपका मेजर चंक जो है उसमें चले जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के इकोनॉमी का मसला ये है कि पाकिस्तान, हम एक घर की मिसाल जैसे हम देख रहे थे कि एक घर की मिसाल है। अब उस घर के अंदर कमाने वाला एक बंदा है और वो पैसे कमा रहा है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और खर्चे आपकी एजुकेशन का, आपकी सिक्योरिटी का, और आपके क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस कम करने के बजाय वो क्या करती है, वो आपके बहुत ज़्यादा बाहर से लोन लेती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाहर ममालिक से, IMF वगैरह, आपकी वर्ल्ड बैंक वगैरह से पाकिस्तान लोन्स लेता है, और फिर उस लोन को रिटर्न करने के अंदर आपका मेजॉरिटी चंक जो है वो उन पैसों को वापसी करने में लग जाता है। इसकी मिसाल अगेन कि एक बंदा अगर कमा रहा है और आपका जो महीने का उसका खर्चा हो रहा है वो उसकी नीड्स को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, महीने के आखिर में उसके बाद पैसे खत्म हो जाते हैं, वो जाता है अपने किसी दोस्त से 10,000 रुपये लेता है, किसी दोस्त से 20,000 रुपये लेता है, ऐसे जो है वो पैसे कलेक्ट करके किसी तरीके से आपका वो एक महीना रन करता है। लेकिन जैसे ही उसके पास सैलरी आएगी उसको वो पैसे वापसी करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का भी यही मसला है। पाकिस्तान जो है वो कर्जा तो ले लेता है अपने बजाय तौर पे शॉर्ट टर्म जो है वो चीज़ें एक साइकिल चलाने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही आपकी जो है वो बजट आता है उसका मेजर चंक जो है वो डेट सर्विसिंग में चले जाता है। आपने जो पहले से लोन लिया हुआ है वो आपको वापसी करना पड़ता है। इस वजह से आपका जो है वो मेजॉरिटी हिस्सा डेट सर्विसिंग, उसके बाद आपका डिफेंस में चले जाता है, तो आपके पास जो है वो बहुत एक मिनिमम बजट बच जाता है, और दोबारा क्योंकि आपके पास कम पैसे होते हैं तो वही आदमी की मिसाल, फिर उसके पास महीने में जो है पैसे खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो इधर का लोन लेके, और इवन हमारा जो है हाल ये हो गया है कि अभी रिसेंटली कि हम जो है वो अपना दूसरा लोन पे करने के लिए हमें दोबारा जो है वो लोन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिफॉल्ट में चले गए तो आपका पूरा मुल्क जो है वो आपका बैंकरप्ट हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाएगी। इसकी वजह से पाकिस्तान के और बैड लक ये कि आपकी फ्लड्स, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से आपकी सप्लाई चेन्स, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक इनस्टेबिलिटी किसी भी सोसाइटी के अंदर पसंद नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, ऊपर से जो है वो पाकिस्तान की आपकी बैड लक कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आपकी फ्लड्स ने जो है वो और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। आपकी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के बाद से लेके अभी तक हम सियासत में लगे हुए हैं और इकोनॉमी की तरफ फोकस जो है वो किसी का भी नहीं है। उसका आपका और जो है वो एडिंग इंसल्ट टू इंजरी कि आपका फ्लड्स आ गए पाकिस्तान के अंदर, और जैसे मैंने बताया था कि सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होती हैं, पूरे आपका जो है ना मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आपका पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि इवन जो है वो $30 बिलियन जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और आपका गवर्नमेंट ने जो इस ईयर के स्टार्ट के अंदर जो न्यू गवर्नमेंट आई थी 5% आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ उसने जो है वो एक्सपेक्टेड की थी। लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है ये ऑप्टिमाइज आप जो सोच है आपकी, लेकिन उसके बाद अभी फ्लड्स के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है शायद 2% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी गवर्नमेंट वो इकोनॉमी के अंदर लेके आ पाए। लेकिन उसके अंदर भी 2% में भी लोग जो सीनियर इकोनॉमिस्ट वगैरह कह रहे हैं कि आप जो है ये भी आपके जो है ना बहुत रंगीन ख्वाब हैं, ये भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन खैर उसमें भी हम दुआ करते हैं कि हम जो है वो इस सिचुएशन से निकल पाएँ, और इसका इन्फ्लेशन को जो है वो बीट करने का सिर्फ एक बेसिक वो
जिस तरीके से आप निकल सकते हैं इन्फ्लेशन से, वो ये है कि आप सारे मुल्क के जो है वो लोग मिल के आप ये डिमांड करें कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने मज़दूर हैं, इन सब की सैलरीज़ के अंदर जो है वो आप एक अच्छा खासा इंक्रीज़ लेके आएँ। क्योंकि सैलरीज़ के अंदर जैसे-जैसे इंक्रीज़ आता रहेगा, वैसे आपकी इन्फ्लेशन का जो है आपकी नॉर्मल हाउस होल्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहेगा। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनकी सैलरीज़ इंक्रीज़ होती है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, जितना एक आम आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा, जिसको पहले तो साल के साल मिल ही जाता था, लेकिन अब जो है वो कई सालों से जो है उनकी सैलरीज़ इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट्स के अंदर बाकायदा मूव कर रही है। तो हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह शायद हम जो है अच्छे दिन देख सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और अगली इसके ऊपर आपकी क्या थॉट्स हैं, वो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ, और अगला टॉपिक भी मुझे बताएँ कि अगला टॉपिक जो है वो किस इश्यू पे, किस चीज़ को डिस्कस करें, और इस इश्यू में आपको जो है वो अगेन एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।